दुरूद शरीफ पढ़। अगर आपने खुद अपने तरीके से पूरा सॉल्व किया होगा और पूरी तरह सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन देखने की कोशिश की होगी, फिर तो आपका आंसर सही मैच भी कर गया होगा। लेकिन अगर आप एक एक लाइन के बाद फूक फूक के चलते हुए पीछे सोल्यूशन देखते रहे होंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट की वजह से मैस मचा चुके होंगे आप। यस सर वाले भी है ना। एक मैंने आपको सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 15। इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कोई मसला, बल्कि उससे भी पहले क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई मसला, क्योंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन यानी 100%, तो ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा, क्योंकि एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब है 100% स्टेज इंस्पेक्शन। तो इसलिए ओपनिंग ने ऐड होना है इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने के लिए और क्लोजिंग ने लेस होना है। और तो उसमें सारा कुछ ही बताया हुआ है, और तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैंने इंस्पेक्शन स्टेज ही इसमें बता दी थी। बाकी जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है उसमें उसने लेबर ओवरहेड्स मिला के बता दिए। अब वो लेबर और ओवरहेड्स, उसमें ओवरहेड्स अप्लाइड हैं, एक्चुअल हैं, पता नहीं अप्लाइड ही होंगे, लेकिन जो फॉर द मंथ कॉस्ट दी हुई है उसमें ओवरहेड जो 11,500 दिए हैं ये एक्चुअल है, लिखा हुआ है एक्चुअल है। तो हमने इनको यूज नहीं करना, अप्लाइड वाले को यूज करना है। और अब आप बताइए जो पूछना है। क्या जी? गेन की ट्रीटमेंट नहीं बताई? नहीं, चलो वो तो नेक्स्ट सवाल में तो आएगा, सो आएगा। गेन की क्या ट्रीटमेंट नहीं बताई मैंने? लेस करना है। कहाँ ऐड कहाँ लेस? कहाँ ऐड कहाँ लेस? वहां पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स लेस करते हैं। नॉर्मल ईपी में नहीं आता, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड होते हैं, एबनॉर्मल गेन के लेस होते हैं। परेशान कर दिया है सवाल करके आप हैं? नहीं, उसके अकॉर्डिंगली क्या देखा यार? परसों तो किया ये काम यार, परसों तो किया ये काम। ये क्या सुनने में आ रहा है मुझे? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ईपी में ऐड करने हैं, एबनॉर्मल गेन के लेस करने हैं। क्या ये नहीं बताई गई बात? अरे बोर्ड पे सवाल किया है। जी तो बस कर लिया ना, कर लिया। ये एक और तरीका है कि पूरे लिखे और जो नहीं हो वो माइनस कर दें। मैंने आपको तरीका कहा है कि वो लिखें जिन पे हुआ है काम है। हाँ तो ठीक है ना, नहीं यकीन तो वैसे कर लें जैसा उसमें किया हुआ। अच्छा, फाइफो है भाई। होए फाइफो कैसे होता है सर? अच्छा, ये देखें, सवाल की रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन थी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स क्या होते हैं? वो क्या कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स? कौन कंप्लीटेड यूनिट्स कौन से हैं? जो इस प्रोसेस से आउट होकर कहां जा रहे हैं? घूमने फिरने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अगले प्रोसेस में जा रहे हैं। तो अब सवाल की रिक्वायरमेंट में बेशक उसने ये नहीं कहा कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में जो पहली लाइन होती है बस वो निकाल के दिखा दें। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, ये क्या पूछा हुआ है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स पूछे हमें।
तो अगर नाम थोड़ा सा भी कहीं डिफरेंट इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सर आपने कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर तो कभी नहीं बताया। ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स फाइफो में ऐसे ही करते हैं ना। जी जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अच्छा जी जी जी, उनके लिए किन के लिए? जो 3-4-5 दिन पहले कर रहे थे। बनाना है तो बना लें, उस पर जरूरत नहीं थी यार। इनपुट आउटपुट तो हर सवाल में होता है, वो तो हर सवाल में होता है। इनपुट आउटपुट तो प्रोसेस कॉस्टिंग में होगा ही होगा। हाँ, इसकी ज्यादा जरूरत लॉसेस फाइंड करने में ही पड़ती है। तो अब जब मैं आपको लॉसेस बता चुका, देखिए मैं ना असल में आपको स्टेप बाय स्टेप एक मुकम्मल सवाल तक ला रहा था। उस स्टेप को मैं वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3 कह रहा था। अब जब सारे स्टेप्स पूरे कर लिए तो अब ये एक मुकम्मल चीज बन गई। तो इस मुकम्मल चीज में क्वांटिटी स्केड्यूल भी एक चीज है। स्प्रिंग 15 में और सवाल, स्प्रिंग 15 स्प्रिंग 15 स्प्रिंग 16 जिनसे डन उनसे तो डन, जिनसे नहीं डन उनसे पूछ रहा हूं। एक मिनट, सवाल निकालो। यही जितना अब तक पढ़ा टेस्ट में, जितना अब तक ये नॉर्मल सवाल किए हैं लॉसेस वाले, यही जो अभी तक कर लिया है। हाँ मतलब ये स्प्रिंग 15 स्प्रिंग 16 लेवल की चीज। जी जी, 1 मिनट, मैंने वो उसने भी आवाज दी थी, पता नहीं किसने ली थी आवाज। इधर कौन पूछ रहा था? हाँ मैंने बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने को कहा है और कॉस्ट पर यूनिट निकालने को कहा है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बताएं जो पूछना है, बल्कि उससे भी पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? इंस्पेक्शन इज परफॉर्म व्हेन द यूनिट्स आर 50% कंप्लीट। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस चूंकि 40% कंप्लीट थे तो ये अब इंस्पेक्ट होंगे। क्लोजिंग चूंकि 60% कंप्लीट हो चुके तो ये लेस नहीं होंगे। इसलिए ओपनिंग प्लस इनपुट ये हैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स। क्वांटिटी स्केड्यूल में और कोई एतराज परेशानी? क्वांटिटी स्केड्यूल में जी, इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 50%। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स थे? 5000। कितने % कंप्लीट थे ये? तो ये इस महीने इंस्पेक्ट होंगे या पहले हो गए थे? इनपुट कितना है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने % कंप्लीट है? तो ये इंस्पेक्ट हो गए या अभी होने? तो फिर माइनस नहीं होंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? इनपुट बस एक और 0 है। क्या गलती है? लिखा नहीं था या कैलकुलेट नहीं हुआ था? लिखा नहीं था जी। आपने क्या पूछा? क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल स्प्रिंग 16 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जी।
उसमें abnormal gain जो है उसको हमने कन्वर्जन करके 50% किया, क्यों 50%? हाँ जी 50% बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें बताया नहीं हुआ था क्या? कि abnormal gain को मतलब 50% कन्वर्जन के लिहाज से कल वाली क्लास में मैंने एक आपको नोट लिखवाया था, क्या कि जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के लिए। जिन्होंने नहीं लिखा था अब लिख ले। लिखा था? हाँ तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन पे ही लगाते हैं बाय डिफॉल्ट। एक और पॉइंट लिखवाया था कि जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के लिए है। अगर मटेरियल में कुछ 100 से कम होता तो बताया होता। मटेरियल के एतबार से हर चीज बाय डिफॉल्ट 100% कंप्लीट है। किसी सवाल में डिफरेंट हुई तो बताया होगा। हाँ इसमें कह भी दिया है कि मटेरियल शुरू में ही लग जाता है, इसका मतलब हर चीज की मटेरियल परसेंटेज पूरी 100% है। मटेरियल 100% से कम तब होता जब अभी मटेरियल बाद में और इनकर होना होता, लेकिन इस चीज को भी आगे चल के कराऊंगा मैं। कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्प्रिंग 16। अच्छा जो भी किसी को छोटे छोटी कंफ्यूजन भी हो ना, वो आप दूसरों के हंसने की फिक्र ना किया करें बेटा, पूछा करें। मेरे भी हंसने की फिक्र ना किया करें, आप पूछा करें जी। abnormal loss और abnormal gain उनको statement of evaluation में लास्ट में हम लिख रहे थे cost of abnormal वहाँ पे उसको प्लस करना होता है माइनस करना होता है। किस में प्लस किस में माइनस? जो ओवरऑल ऊपर वैल्यूज आ रहे हैं टोटल करते हैं बस हर एक की अपनी अपनी पहचान है। यानी सवाल ये है कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्या इन सबका कोई ग्रैंड टोटल भी करना है? नहीं करना है। ये बस अपनी अपनी कॉस्ट के साथ वहां प्रेजेंट हो रहे हैं, बस कोई ग्रैंड टोटल नहीं है इसका। कंप्लीटेड, क्लोजिंग, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, इनकी बस कॉस्ट वहां लिखनी है, उनका ग्रैंड टोटल नहीं करना है। ये 3-4 लेक्चर्स पहले, 5 लेक्चर्स पहले बताया। 375% अधूरे इज इक्विवेलेंट टू 225 पूरे। उन पे उतना ही 2 बच्चे जिनका आधा आधा टिकट है वो इक्विवेलेंट है कि एक पूरे बड़े का टिकट होता। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 16। किस क्वेश्चन में? इतनी आवाजें लगाई मैंने स्प्रिंग 15 की। हाँ जी। अच्छा क्या करना चाहिए था उसमें? नहीं ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करती है पूछ रहा हूँ। ऐसे ही कैसे ही कर लिया, फिर आगे क्या करें? अरे भाई भाड़ में क्या सोल्यूशन। अब आपने 80% को मल्टीप्लाई कर लिया, अब आगे क्या करना है इसका? ठीक है आगे ऐड कर देंगे, क्या आंसर आएगा? लेबर में FOH ऐड कर देंगे ना, तो उसने वो ऐड करने की बजाय सीधा 180 कर दिया। आप ऐड करें, इसका मतलब सवाल सॉल्व करने के बजाय सोल्यूशन देख रहे थे ना। स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 16 से आगे भी जिंदगी में बहुत कुछ है, आगे बताइए बढ़े। जल्दी पूछो यार। प्रोसेस 1 खत्म। मैंने आपको कॉस्ट की कैलकुलेशंस करानी शुरू की हैं। इनमें से प्रोसेस अच्छा वो याद, अच्छा ये ना कराना आपने याद है, मुझे बिल्कुल भूल जाएगा। ये जब भी टेस्ट चेक होके मिल जाया करें तो वो फिर क्लास में डिस्कस करने चाहिए। तो मुझे नहीं याद रहता है तो आपने मुझे खुद ही बताना। बस असेसमेंट जब चेक होके मिल जाएगी, आपको मिल गई है, जब मिल जाए उसका सोल्यूशन कॉपियर से लेके अपने जो सॉल्व किया है उसको, जो सोल्यूशन है उसको देखें, अच्छी तरह समझें। उसके बाद फिर अगले दिन डिस्कस भी करूँगा इसको, असेसमेंट को। हैं जी, ये मुझे नहीं पता यार। थर्सडे
अरे अभी तो बताया यार, सब सारे 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 वो उधर भी जितना अभी स्प्रिंग 15-16 तक पढ़ लिया ना, जिस तरह के सवाल, बस उसी तरह का सवाल टेस्ट। हाँ जी, प्रोसेस वन है जी, वेरी गुड, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जिस तरह फर्स्ट प्रोसेस की हेडिंग दी होगी, जिस तरह से जो मार्कर, जो कलर, जो लाइनें, उस तरह की हेडिंग अब सब्सिक्वेंट प्रोसेस की देना। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, अच्छा वो पता नहीं किसी ने ग्रुप में पूछा था या आदमी मुझे, जो लेबर के पास पेपर्स के बाकी मजीद क्वेश्चन अगर हैं तो वो कोई नहीं है, वो लर्निंग करके हैं रिसेंट। और ये भी शायद किसी ने पूछा था कि जो हमने लेबर के पास पेपर्स के सवाल किए थे वो इतने पुराने पुराने क्यों थे, क्योंकि ये ना सिलेबस से निकल गया था। 2015 में गालिबन ये सिलेबस से निकल गया था, फिर ये 2017 में वापस आया था, और जब 2017 में वापस आया था तो इसमें लर्निंग कर्व था, और लर्निंग कर्व फिर टेस्ट होता रहा बार बार, तो वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाना, कभी नहीं पढ़ाना। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे, जिनसे मेरी मुदमाना गुजारिश है, दरखास्त है, बहुत मासूम अंदाज में बहुत गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, मुझे अल्फाज भी नहीं मिल रहे परेशानी में। बेटे, मैं जो लेक्चर बोर्ड पे लिखता हूँ ना, वो आपके लिए भी होते हैं नोट करने के लिए, आप भी नोट किया करें। और जो लेक्चर्स का फायदा है ऑनलाइन लेक्चर का, सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि आपको जब तक कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप 15 दफा रिपीट कराएं टीचर को। क्लास में क्या होता है, किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछा, उसको खुद भी अंदाजा होना शुरू हो गया कि शायद मैं बाकी क्लास को तंग कर रहा हूँ, तो वो खुद ही शर्मो कहता है ठीक है सर समझ आ गई है। लेकिन ऑनलाइन वाला खुद प्ले कर लिया करे। अब मुझे ग्रुप में मैसेज किया था, सर ये पॉइंट दोबारा बता दें, सर ये पॉइंट आपने समझाया था दोबारा बता दें। भाई लेक्चर दोबारा प्ले कर लें, मतलब सर दोबारा बताएं। आप लेक्चर का फायदा तो बेटे उठाएं ना, यानी जो चीज मैं आपको क्लास में पूरे अपने सब औजारों के साथ, सब पूरे जेस्चर के साथ नहीं समझा सका, वो मैं आपको मैसेज में लिख के दोबारा समझा दूंगा। तो आप वो लेक्चर दोबारा बेटा प्ले करिया करें, और जो बोर्ड पे लिखा होता है उसको नोट भी किया करें। आप लोग भी जब तक चैप्टर चल रहा होता है उसके पिछले सारे लेक्चर्स बेटे पढ़ के आया करें। सारा पढ़ के आते हो हैं, फिर ये क्यों पूछा कि नॉर्मल गेन नहीं बताया आपने? सब्सिक्वेंट प्रोसेस की हेडिंग दे लें। अब इस सब्सिक्वेंट प्रोसेस में, अच्छा सब्सिक्वेंट प्रोसेस और पहले प्रोसेस में मेन फर्क यही है कि जो इसका इनपुट होगा वो पिछले प्रोसेस से आउटपुट हुआ हो, यानी वो भी हमने ही कहीं कैलकुलेशंस की होंगी, जबकि पहले प्रोसेस का इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल, जो बस सिर्फ खरीद के लाए होते हैं। इसको मुश्किलों के एतबार से मैंने आगे 3 केसेस में बांटा हुआ है। अच्छा, वो जो वैरायटी 1 2 3 4 थी ना, वो मैं सिर्फ आपको एक चीज मुकम्मल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा था। अब वो चीज मुकम्मल हो गई, बस वो मुकम्मल एक ही केस है। जब उसको मुकम्मल कर लिया ना, तो बस वो एक ही मुकम्मल चीज है जिसमें क्वांटिटीज कैजुअल बनाना है। फर्स्ट प्रोसेस बस एक ही है, वो तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंच रहा था। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रोसेस में मुश्किलों के एतबार से मैंने इसमें कुछ क्या 3 केसेस बना रहा हूं। एक केस ये है कि नो फर्दर मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड। अच्छा, हेडिंग मैंने लिख तो दी है सब्सिक्वेंट प्रोसेस, लेकिन वो सब्सिक्वेंट इतना मुश्किल वर्ड है, अल्फाज इधर उधर गिर जाते हैं। प्रोसेस 2, ठीक है, प्रोसेस 2 बोला करूंगा मैं इसको। अब मैं प्रोसेस 2 ही कहा करूंगा बात। इससे मेरी मुराद ये है कि ना आपकी कोई फैक्ट्री है ना मेरी कोई फैक्ट्री है, इसलिए हम जो मर्जी मिसालें बना लें। एक जो फैक्ट्री वर्कर्स के खास रबर ग्लव्स होते हैं, उनके जूते होंगे लंबे चौड़े से, और इसी तरह से वापडा वालों के पास भी होते हैं। अब उनमें कोई खास साइंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई नाप लेके कोई कटाई नहीं होनी है, बस स्टैंडर्ड साइजेस के वो एक ही मटेरियल रबर के ग्लव्स हैं, तो रबर के ग्लव्स बना लेते हैं। इस बिजनेस का जो प्रोसेस 1 होगा, लेट्स से कि वो जो रबर मिलता होगा पहले प्रोसेस के अंदर, इसको पिघला के इसके अंदर जो मिलावटें हैं वो खाली करते होंगे, ऐसा कुछ होता हो शायद।
फिर उससे वो पिघला हुआ रबर जिस शक्ल में आया, अब उसको अगले प्रोसेस में जाके शायद कोई शीट्स में कन्वर्ट करते होंगे, पता नहीं, फिर उसके बाद शायद इस पे वो सांचों में डाल के उनको ग्लव्स और जूतों की शक्ल देते होंगे, और बस चले 3 प्रोसेस काफी हैं। अब ये फिनिश गुड्स बन गई जो कि ग्लव्स हैं। इस हेडिंग से मेरी मुराद ये है कि इनमें लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल, बस रबर जो पहले प्रोसेस में इन हुआ था, बस वही चलता फिरता आगे आ रहा है, मजीद कोई और तरह का मटेरियल इसमें ऐड नहीं हो रहा। जैसे अगर लेदर जैकेट्स बन रही होती तो पहले लेदर का जो लेदर है वहां से शुरू हुई होती बात, हो सकता है तीसरे प्रोसेस में आके उसके अंदर जो कपड़ा लगता है वो ऐड होता, वो एक डिफरेंट तरह का मटेरियल है। फिर अगले प्रोसेस में आके हो सकता है जो मोटी सी जिप होती है उसकी वो ऐड होती है, ये भी सब मटेरियल है। ये वाला केस, ये जैकेट वाली मिसाल नहीं था। इसमें क्या है, जो मटेरियल पहले डिपार्टमेंट से शुरू हुआ है वही है जो हर डिपार्टमेंट से क्रॉस कर रहा है। ये बाकी डिपार्टमेंट सिर्फ क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन। ये मतलब है इसका। हाँ जी, ये केस समझ आया कि अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें कोई ये है, या ये सवाल है या ये सवाल है, ये पहले कराए हम, अब हम इसका या इसका सवाल करने लगे। टू थ्री नहीं 2 3 बस। ये नोटेड? अच्छा, अब इसमें काम तो वही है, इसमें भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, सारा कुछ वही है। और इस केस में तो कोई फर्क भी नहीं है, सारी कैलकुलेशंस, कुछ भी नया नहीं है, सेम है सब। सिर्फ 1-2 नामों का फर्क पड़ जाएगा, ट्रीटमेंट वही होगा, नाम थोड़े बहुत बदल जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो वहां पर मटेरियल कॉस्ट हुआ करती थी, क्या सलूक करते थे इसके साथ, मटेरियल कॉस्ट के साथ, मटेरियल कॉस्ट फॉर द मंथ 4.5 लाख रुपए, क्या कॉस्ट पर यूनिट में करंट पीरियड के सामने वो न्यूमरेटर आता था, और जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दी होती थी उसमें एक मटेरियल और एक कन्वर्जन का वर्ड होता था। तो अब मटेरियल के वर्ड की जगह P1 कॉस्ट का वर्ड होगा। यानी अब जो प्रोसेस 2 में इनपुट आया वो कहां से आया है, तो वो हमें कितना कॉस्ट किया है, जितना P1 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स थी, अब वो हमें कॉस्ट की है। तो जो नॉर्मल सवाल में मटेरियल कॉस्ट की ट्रीटमेंट कर रहे होते थे, अब वो इस P1 की कॉस्ट की कर रहे हो करेंगे। जो यहां इनपुट होगा वो कहां से आया है, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी है इस बिजनेस को, जो P1 में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स थी, तो वो अब इस डिपार्टमेंट में ऐसे ही ट्रीट हो रही होगी जैसे मटेरियल कॉस्ट की ट्रीटमेंट कर रहे होते थे। तो बस नाम बदल जाएगा, काम वही हो रहा होगा। इसको P1 कॉस्ट के बजाय अगर लंबी अंग्रेजी लिखनी हो तो ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन है। तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में यही कर रहे हैं ना कि जो चीज यहां से चली है, अब यहां तक पहुंचने में क्या और खर्चा नहीं आएगा इसमें, तो मैंने मटेरियल कहां लिखा है,
क्या जनरलाइज कॉस्ट है? अच्छा, मैं इसके सवालों तक तो पहुंच जाऊं ना, फिर इस बात का जवाब मिल जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग की मैंने पहली क्लास शुरू यहां से की थी कि हम यहां पर पहुंचने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट हर प्रोसेस की कंप्लीशन स्टेज पे देखना चाह रहे हैं कि जब ये चीज वहां से चली थी और यहां तक पहुंचने तक उसकी कॉस्ट लेट से 2600 बन चुकी थी, यहां तक पहुंचने पे वो 3500 बन चुकी है, तो इस 3500 में 26 नहीं शामिल, तो वही शामिल किया, उसी को लेके आगे चलना। और वहां पर जो इनपुट के यूनिट्स होते थे, जो भी उनका काम होता था, यहां पर वो ट्रांसफर इन है। ट्रीटमेंट्स वगैरह सब वही हैं, बस ये नाम थोड़े बदल गए, काम वैसे ही है। तो ट्रांसफर ही है ना, वो ट्रांसफर इन। यहां पर यूनिट्स कहां से आए हैं? वहां से ट्रांसफर होके आए हैं ना। अभी जो आपने स्प्रिंग 15-16 किया, उसमें क्या पूछा हुआ था? कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बी, तो वो ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट बी के लिए वो ट्रांसफर इन है। अच्छा, अब ना मैं इसका एक सवाल करा रहा हूं, वो है तो लेंथी सवाल, लेकिन पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए वो सवाल है। तो पहले हम उसमें प्रोसेस 1 करते हैं, फिर उसी को लेके प्रोसेस 2 में जाता हूं। लिखें सवाल है जी। हाँ, नोटेड। Following data relates to production processes for the month of May. पहले प्रोसेस 1 की हेडिंग ने, पहले प्रोसेस 1 का डेटा बता रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 1 का डेटा तो वही नॉर्मल सवाल जैसा ही होगा जो अभी तक कर रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 60% कंप्लीट, 60। कॉस्ट लिखिए इनकी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बता रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट 40,000, 40,000 रुपए, और कन्वर्जन 75,000, 75,000। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दी थी मैंने, 60। ये ओपनिंग का डाटा था। अब करंट मंथ का डाटा, मटेरियल कॉस्ट 450,000 रुपीज, और ब्रैकेट में यूनिट्स लिख लें 20,000, 20,000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई है 4.5 लाख रुपए, 450,000, और यूनिट्स बताए हैं 20,000। कन्वर्जन कॉस्ट
780,000, 7,80,000, 780,000. Closing work in process. Closing work in process. 3,200 units, 3,200 units. 75% complete. 75%. Inspection stage. Inspection stage है 80%. 80% normal loss 5%. Normal loss 5%. Recovery value of defective units. Defective units की recovery value 10 रुपए. और क्या रहेगा? मेरा सवाल है ना, मैंने देखना है क्या क्या रह गया. आउटपुट 18,100. 18,100. 18,100. 18,100 बंदे. यूनिट्स. आउटपुट का रुपीस थोड़ी बताऊंगा मैं यार. बस प्रोसेस 1 यही था. प्रोसेस 2 पे आए. प्रोसेस 2 की हेडिंग दें अब. जी 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 दोनों पे सेम होता है क्योंकि वो तो कंपनी की इन्वेंट्री की पॉलिसी है ना. अब प्रोसेस 2 का डाटा बता रहा हूं. प्रोसेस 2 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. प्रोसेस 2 का डाटा बता रहा हूं. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. अच्छा, प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा. प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 1 का ही अगले लम्हे ओपनिंग होगा. वो वहीं उसी रास्ते से प्रोसेस 2 में नहीं पहुंच जाएगा. वो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग है तो प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग है. तो प्रोसेस 2 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 1600 यूनिट्स. 1600 यूनिट्स. 1600. और है ये 70% कंप्लीट. 70. कॉस्ट है इनकी P1 कॉस्ट 52,000. 52,000 और कन्वर्जन 80,000. 80,000. करंट मंथ का डाटा है. अब कन्वर्जन कॉस्ट करंट मंथ में कन्वर्जन कॉस्ट है 920,000. 9,20,000. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है जी. प्रोसेस 2 में यूनिट्स को इलाजा से बताऊं. प्रोसेस 2 में कहां तक लिख लिया. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,000 यूनिट्स. 1,000 यूनिट्स. इंस्पेक्शन स्टेज क्या जी. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं बताया. नहीं स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50%. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50% कंप्लीट है. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 1,000 यूनिट्स हैं और वो 50% कंप्लीट हैं. 50%. इंस्पेक्शन स्टेज बताइए मैंने 60% 60. नॉर्मल लॉस है 10%. नॉर्मल लॉस 10% है. स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स
₹15 15 पर यूनिट। और आउटपुट है 16,600 16600 यूनिट्स। रिक्वायर्ड है जी मुझसे है पूछा कुछ। रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 सॉल्व तो फिर भी करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स प्रोसेस 1 की निकलेगी तो ही प्रोसेस 2 पे आगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड इन निकलेगा। तो रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन प्रोसेस 2 की यूजिंग ए FIFO मेथड, बी वेटेड एवरेज मेथड। दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ चलाएंगे ना तो कभी एग्जाम में वेटेड एवरेज टेस्ट हो जाता है, कभी FIFO टेस्ट हो जाता है, तो दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी जी। जी प्रोसेस 1 का जो क्लोजिंग है अगले महीने, हाँ इतनी सारी तो एग्जांपल्स किए हैं अभी तक। प्रोसेस 1 का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कब बनेगा? अगले महीने, यानी अगले ही लम्हे। किस डिपार्टमेंट का? अगर दिसंबर एंड हो गया है और किसी स्टूडेंट, अब कोई स्टूडेंट अभी AFC में है, दिसंबर एंड हुआ है और वो स्टूडेंट अभी AFC में, उसका AFC चल रहा है, तो अगले ही दिन उसका कैफ चल रहा होगा, अगले ही दिन भी उसका AFC शुरू हुआ होगा। हाँ वो एग्जाम्पशन वाले हैं, लेकिन देखें जो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो मई 31 रात 12 बजे वो मशीन में मौजूद है। जैसे ही 12 बजे जून शुरू हो गया तो वो उसी मशीन में है ना, या प्रोसेस 2 की मशीन में चला गया? उसी मशीन में है। तो किसी डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो उसी डिपार्टमेंट का अगले ही लम्हे ओपनिंग बन गया है। आउटपुट है जो दूसरे प्रोसेस में जा रहा है जी। जो FIFO या मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन करोगे वही F4 और FIFO यहाँ पे, यानी ये बिजनेस ने फैसला करना है कि इन्वेंट्री को FIFO पे करना है कि वेटेड एवरेज पे करना है, तो फिर हर प्रोसेस पे ऐसे ही करना है। पहले प्रोसेस 1 करता हूं सॉल्व। क्या जी? तो वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री होती है? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है रॉ मटेरियल के लिए और मेथड हो, फिनिश गुड्स के लिए और हो, वर्क इन प्रोसेस के लिए और हो। लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेस के लिए FIFO है तो फिर सारे प्रोसेसेस के वर्क इन प्रोसेस के लिए FIFO है। चले क्वांटिटी स्केड्यूल तो बनाया ना प्रोसेस 1 का।
प्रोसेस 1 ही करेंगे ना पहले, प्रोसेस 1 का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं। पहले कौन सा कर लें? FIFO करते हैं, चले FIFO। जी प्रोसेस 1 FIFO कर रहा हूं पहले, FIFO। और पहले प्रोसेस 1 पूरा सॉल्व होगा तो उसके बाद प्रोसेस 2 की बारी आएगी। क्या जी? अच्छा, अगर कोई सवाल की रिक्वायरमेंट को खास टी अकाउंट है तो फिर अच्छी अदब की प्रेजेंटेशन ये है कि पहले टी अकाउंट बनाएं, बाकी उसकी वर्किंग्स करें। अगर कोई ऐसी खास चीज रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर बस सोल्यूशन फ्लो में जैसे चल रहा है चलता रहे। वैसे तो इसमें भी मैंने आपसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछी है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग इतना सिस्टमैटिक है कि आप फ्लो में कैलकुलेट करते जाएं, एंड पे आंसर आ रहा होगा, कोई मसला नहीं। यानी इसको कोई वर्किंग 2, 3 कहने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस 1 क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग 2000, इनपुट क्लोजिंग कितना जी? 32। अच्छा, अब देखिए, आपने नॉर्मल लॉस परसेंटेज किस पे लगानी है? मैंने नॉर्मल लॉस परसेंटेज कही है 5% बस। किसका 5%? इनपुट का ही होगा, और चूंकि इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स का ही होगा। कितने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालें? क्योंकि ओपनिंग जो है वो परसेंटेज कंप्लीट थे कितने? 60%। और इंस्पेक्शन स्टेज तो वो इस महीने में आके इंस्पेक्ट होंगे, और क्लोजिंग अभी वहां तक नहीं पहुंचे तो इसलिए वो माइनस हो जाएंगे। तो अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स इस तरह से बनने हो ना कि यही प्लस यही माइनस, यानी इसी शक्ल में बनने हो, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग निकालने की बजाय सोचना तो आपको पहले पड़ेगा इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकलेंगे। अगर वो यही शक्ल बन रही हो तो यही इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी निकल आए। वैसे भी तो उनको ऐड करना ही था ना, तो हो गए ऐड यहीं पर। अब यहीं पे मार्क करने वाले को 18800 नजर आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम अलग से पहले इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते। ये निकले में इंस्पेक्टेड यूनिट्स। हाँ, अगर ऐसा ना होता, यानी ये लेस ना होना होता या वो ऐड ना होना होता, तो फिर अलग से कैलकुलेशन कर देते। कितना नॉर्मल लॉस? 5%, 940। और एक लाइन छोड़ के आउटपुट 18100। तो एबनॉर्मल गेन बन रहा है 240। नॉर्मल गेन आ रहा है इसमें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। FIFO कर रहा हूं तो ओपनिंग की लाइन आ जाएगी। कितने यूनिट्स हैं? 2000। और इसमें काम बस कन्वर्जन पे हुआ है 800। जी चलिए,
अच्छा, कुछ बच्चे तो खैर जो अपनी मर्जी जिन्होंने करनी है वो तो बहरहाल करेंगे ही, लेकिन मेरा काम समझाते रहना होता है। मल्टीपल मतलब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं, बहरहाल एक रीजनेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि जो क्लास में पढ़ा होता है, टीचर ने जो फॉर्मेट बताया होता है उस पर शायद टीचर से समझ नहीं सही आई होती या ध्यान नहीं दिया होता, तो वो करते क्या, वो कहते हैं रहने दो, आई कैप का सोल्यूशन वाला फॉलो करके समझने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर जो आई कैप के सोल्यूशन में फॉर्मेट फॉलो हुआ होता है वो उसी को ही समझने की कोशिश करते हैं खुद से। टूटा फूटा किसी से पूछ लिया, अब उनको ना ये पूरी तरह आता है ना वो पूरी तरह आता है। क्लास में जब भी हो रहा होगा आधी बातें यहाँ समझने की कोशिश कर रहे होंगे, आधी आई कैप का सोल्यूशन वाला फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो किसी एक जगह नहीं चल पाएंगे। इसमें पहली बात तो आपको ये क्लियर कर दूं कि आई कैप का सोल्यूशन आई कैप का ऑथराइज्ड सोल्यूशन नहीं है, वो सजेस्टेड है। और उसकी भी आई कैप को ये लिखना पड़ा कि भाई ये हमारी तरफ से सजेस्टेड है, ये इसको आप फाइनल ना समझें। उसकी रीजन ये होती है कि खास तौर पे कॉस्ट के पेपर के अंदर जो आप में से काबिल बच्चे जिन्होंने टीए की मार्किंग पे ये कह के एतराज किया होगा कि मैंने वही काम इस तरीके से किया था, उसने उसको कटिंग कर दी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन के ना मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, और जो अंग्रेजी लिखी हुई है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि उस अंग्रेजी के एक से ज्यादा मतलब बनते होंगे, उसकी वजह से सोल्यूशन चेंज हो सकता होगा। तो चूंकि पेपर मार्क करने वाले क्वालिफाइड लोग होते हैं और वो इन मल्टीपल सॉल्यूशंस को ठीक समझते हैं, लेकिन अगर सारी अपलोड करना शुरू कर देंगे तो कौन कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए जो आई कैप की वेबसाइट पे अपलोड हुआ होता है वो वाहिद पॉसिबल प्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो टीचर को फॉलो किया करें तो टीचर को फॉलो किया करें। हाँ, एक बार टीचर के बताए हुए तरीके पे ग्रिप आ जाए, फिर सीखने के लिए आई कैप का सोल्यूशन भी समझने की कोशिश कर ले, जरूर कर ले। जैसे आई कैप के सोल्यूशन में ना इस तरह का फॉर्मेट भी फॉलो हो रहा होता है कि ओपनिंग के पूरे यूनिट्स लिखे होते हैं 2000, और जिस पे इस महीने काम नहीं हुआ वो फिर माइनस कर देते हैं इसमें से। ये भी एक तरीका है, लेकिन पहले इसको पक्का कर लें, उसके बाद फिर पराये तरीकों पे नजर डालें। Started and completed. 18,100 माइनस अच्छा, अभी बस यहां तक जो मैंने लिखा है, यहां तक बस मैं एक सवाल की उम्मीद कर रहा हूं जो होना चाहिए। अभी तक मैं जहां लिख के रुक गया हूं, है किधर यार, ये पहली दफा तो नहीं किया काम। 5 है, कुछ नहीं है। चले इस वर्किंग को भी देख, इसको भी देख लें। है क्या, कहां पर? अरे आउटपुट तो 16 18,100 है ना। है जी, नहीं मैं तो चलो बता ही दूंगा यार। चले मैं और हिंट देता हूं, मैं और हिंट दे रहा हूं। इस कैलकुलेशन, ये रेट जिस पे कैलकुलेट हुआ है उस पे गौर करें, और वो उधर लाल ब्रैकेट में जो किया है उस पे गौर करें। और हिंट, इसका नेट करें क्या बनता है, इस डब्बे का टोटल क्या बनता है? अब इतने सारे हिंट दे दिए, अब जो मैं चाह रहा हूं आप कि वहां तक पहुंचे हैं,
उम्मीद मुझे कुछ बच्चों से ही है, लेकिन बहरहाल जिन बच्चों से है वो भी तो कोशिश कर ले। तो आउटपुट है ना यार, मैंने आउटपुट बताया ना, 18,100 आउटपुट ही लिखा हुआ है। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हम किनको 2 लाइनों में तोड़ते हैं? ये 2 लाइनों में FIFO में किसको तोड़ दिया? कंप्लीटेड को ही ना। अगर वेटेड एवरेज होता तो हम एक लाइन लिखते कंप्लीटेड की, कि एक्सपेक्टेड की लाइन लिखते कंप्लीटेड की। तो ये नॉर्मल गेन नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो किसको कंटिन्यू करें, कहां कंटिन्यू करें? तो उसमें आउटपुट में हो गए ना शामिल वो जी। नॉर्मल गेन के जो 240 है वो 100% तो एम्बिशन लेकर उसमें कन्वर्जन तो 80% है, तो वो क्यों इसमें 16,000 तो वो 80% तो देखा सर लॉस होने की बजाय गेन हो गया, लॉस हुआ किस? हाँ जी सर एक्सपेक्टेड यूनिट 18,800 है, आउटपुट है 18,100, लॉस तो 700 होनी चाहिए ना 18,000। अरे भाई ये तो नॉर्मल एबनॉर्मल गेन की सत्यानाश करके रख दिया आप लोगों ने बातें कर करके। मतलब तो मैंने गलती कर ली, मुझे आपसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ये तो आपने नॉर्मल एबनॉर्मल का सत्यानाश करके रख दिया यार। अच्छा मैं खुद ही बता देता हूं, जिसको ये मेरी बात समझना है वो इग्नोर करना है, कुछ नहीं कहा, बच्चा समझ के माफ कर देना। मैं जसारत कर रहा हूं, अगर समझ आ गई तो ठीक, वरना इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने यहां ये सोचा था कि शायद कोई ये मुझसे सवाल पूछेगा कि जब हम एक्सपेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं उनमें ये 2000 भी है कि नहीं है, और इस पे हमने 5% कहा कि ये तो लॉस होना चाहिए था, जबकि हमारी ये हरकत क्या शो कर रही है कि जो 2000 यूनिट्स थे वो तो बन ही गए, उनमें से कुछ जाया नहीं हुआ, जो हुआ वो 20 में से हुआ। हम इस आउटपुट को 2 लाइनों में तोड़ रहे हैं कि वो जो ओपनिंग थे वो तो मुकम्मल होके सक्सेसफुली आउट हुए ही हैं, सारे के सारे, उनमें से कोई लॉस नहीं हुआ। जो लॉस हुआ वो सारा इस 20 में से हुआ। ऐसा करने का ये मतलब है, जबकि हमने ये 940 कैलकुलेट कैसे किया है वो भी काउंट किया है। तो हमारा इस तरह 940 कैलकुलेट करना तो ये बता रहा है कि इन 2000 में से भी कुछ ना कुछ लॉस होना चाहिए था, जबकि ऐसा करने से नहीं हुआ। ये किसी ने भी नहीं नोट की बात नहीं। अच्छा अब भी कुछ को समझ नहीं आया जो मैंने कहा, अभी भी नहीं समझ आया। चले, जिनको नहीं समझ आया कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो मैंने और एक्स्ट्रा बात बताई थी कि शायद कोई यहां तक पहुंचता तो वो पूछता, नहीं तो कोई बात नहीं, करना तो ऐसे ही है, करना है, जवाब बताता हूं, करना ऐसे ही है। हाँ, मैंने असल में ये क्वेश्चन मेरे माइंड में है, मैं इसीलिए इस चीज को यहां डिस्कस करना चाह रहा। सर आपने भी नहीं ये बात पूछी, अब समझ आ गया कि अब भी नहीं समझ, सवाल समझ आया कि नहीं, कि हमारा ऐसा करना ये बता रहा है कि 2000 तो पूरे ही आउट हुए हैं, जो जाया होना था वो इन 20 में से हुआ। 18,100 में से इसको माइनस करके बाकी को स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कहना यही शो कर रहा है कि ये 2 तो पूरे बने हैं, बाकियों में से इतने बने हैं। तो क्या जरूरी है कि ऐसा ही हुआ? नहीं। और अगर जरूरी नहीं है तो यहां पर हम कैलकुलेशन करते हुए जब नजर आ रहा है कि 2000 के ऊपर भी लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब 2000 पे कर रहे हैं कैलकुलेट, तो फिर हम वहां उसको पूरा बना हुआ क्यों बता रहे हैं? हाँ अच्छा चलो फर्ज करो यही होता, अब ना होता नॉर्मल लॉस, एक्चुअल ही इतना होता, फिर वही तो कह रहा हूं कि एक्चुअल भी 940 हुआ है, एक्चुअली भी 940 आया हुए थे, कोई अब नॉर्मल लॉस गेन ना हुआ होता, फिर जी तो पहले क्या इंस्पेक्शन हो गई हो यार, हो गई होती तो फिर मैं यहां की क्यों काउंट करता है इसको?
हाँ जी, ये उनसे जो है ना कन्वर्जन परसेंटेज 40% रहे तो वो इंस्पेक्शन स्टेज से पहले कंप्लीट हो है। अच्छा, जिनको सीरियसली बगैर किसी टॉन्ट के, जिनको सीरियसली लग रहा है ना कि ये तो बाकियों को भी बात खराब हो रही है, वो ना सोचें इस बात को, कोई मसला नहीं। वो इस बात को सोचना भी छोड़ दें और सुनना भी छोड़ें। लेकिन क्या सभी को लग रहा है ऊपर से, किसी को नहीं समझ आ रही, तो मैं इस टॉपिक को यहीं क्लोज करके सवाल पूरा करता हूं। ये क्वेश्चन समझ आया जो मैंने कहा है? मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये, और ये इसलिए पूछा है कि किसी ना किसी ज्यादा सोचने वाले बच्चे के जहन में ये आ ही जानी थी बात, जैसे उस दिन एक स्टूडेंट ने पूछी भी थी, मैं इसलिए इसको खुद सबके सामने ले आया। हमारा 18,800 पे रेट लगाना ये शो कर रहा है कि इसमें से भी 5% जाया हो रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही है, जबकि हमारा ऐसे कर देना ये शो कर रहा है कि उसमें से कुछ जाया नहीं होगा। और अगर इसका जवाब किसी को ये लग रहा है कि वो क्या पता है नॉर्मल गेन के रास्ते वो निकल गए हो, चलो मैं कहता हूं कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, एक्चुअली भी 940 लॉस हुआ। फिर हाँ, ऊपर ज्यादा शो हो रहा है तो स्टूडेंट में उतना कम हो जाएगा तो बात तो तुम्हारी वर्किंग नहीं होती ना। हम वो सारे के सारे यूनिट्स 2000 कंप्लीटेड समझ रहे हैं, तभी तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में मैं उसको बीडी कह के आगे बढ़ाऊंगा जी। पीछे मतलब वो इंस्पेक्ट नहीं हुए, इंस्पेक्ट इसलिए हाँ। तो मतलब अगर उन्होंने खराब होना है तो हम उसको ऊपर देख चुके हैं 2000 को, इधर से इसलिए से निकालें जिसके ऊपर ऑलरेडी वो आज 40% जब होगा तो वो बात सिर्फ यूनिट्स की तादाद की हो रही है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है। 2000 यूनिट्स आप ऊपर ओपनिंग में दे चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ हम वही यूनिट्स दे रहे हैं जो हम इस पीरियड में उनको चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ से अच्छा, मैं इसका जवाब जरूर बता देता हूँ, लेकिन जिन लोगों को ये मसला ही समझ नहीं आ पा रहा वो यहीं पर दिमाग को स्टॉप कर देना, ठीक है? वो ये ना हो कि पिछला जो सीखा वो भी सब उल्टी कर दें आप। असल में तो ये इतने यूनिट ही बनने, ये तो हम रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ, तो ये असल में तो बनने कंप्लीट तो इतने यूनिट होने हैं 18,100। हाँ, 18 होने हैं, तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्चुअली तो ऐसे नहीं ना होना है, हम ये कैलकुलेशन, हमारी ये कैलकुलेशन यही शो कर रही है कि 2000 वो पूरे बन गए, तभी तो हम 16,100 को स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कह रहे हैं कि जिनमें से, हाँ, लेकिन हमारी कैलकुलेशन तो ये बता रही है ना कैलकुलेशन एक्चुअल काम तो नहीं होगा, ये तो हम भाई, वो तो एक्चुअल काम 5 वेटेड एवरेज भी नहीं होता। फिर क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में से बचा होता है? वो भी एक्चुअल नहीं होता। लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये बता रही है कि ओपनिंग पूरे बन गए और जो जाया हुआ है वो सिर्फ इन 20 में से जाया हुआ, हमारी कैलकुलेशन ये बता रही है। अच्छा, मैं इसका जवाब देने लगा हूं और फिर बता रहा हूं कि जिनको ये सवाल ही समझ नहीं आया, तो ये कोई महरूमी की बात नहीं है। इसमें ये सवाल यहां तक पहुंचना, इसको इस एंगल से सोचना, पास होने वालों की निशानी नहीं है ये, यानी फेल होने वालों की भी नहीं है, बोंगिया ना मारे। ये एक सवाल है जो जहन में स्टूडेंट के आ सकता है, अगर नहीं आया कोई मसले वाली बात नहीं, मेरे बताने बोलने समझाने के बाद भी नहीं आ रहा, कोई मसले वाली बात नहीं, कैलकुलेशन ऐसे करनी है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सीरियसली किसी एक को भी अगर ये बात समझ आई है तो मैं जवाब देता हूं, अगर नहीं तो रहने देता हूं। जी बताएं। नहीं, बात कन्वर्जन की परसेंटेज की नहीं है। अच्छा, भी क्लास के बाद सुन लेता हूँ आपकी बात कन्वर्जन की नहीं, आपकी बात मैं सुन लेता हूँ क्लास के बाद। नहीं यार, मुझे बात पूरी करने तो टाइम ज्यादा हो गया, मैं ईपी तो पूरा बना लूं ना। अच्छा, अब इसके जवाब सुन लें। अगर आपकी नहीं किसी की बात हो रही है, अगर ये अंदाजा लगाऊं कि मेरे इन दोनों सेक्शंस में से 20% लोग फेल हो जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी? कितने लोग हैं? दोनों की तादाद को ऐड करेंगे ना, उस पर 20% लगाएंगे, और लेट से दोनों क्लासों को ऐड करके आंसर 200 आ गया, तो उस पर 20% लगाया तो 40। अब ये लाजमी है कि इसमें से भी 20 लोग, उसमें से भी 20 लोग, हो सकता है उसी में से 20 लोग 40 लोग, ये हो सकता है इसी में से 70-80 लोग। मेरे नहीं, बात सुने, देखें, अगर ये कैलकुलेशन करनी थी कि दोनों सेक्शंस में से, दोनों सेक्शन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो 20% लोग फेल होंगे, तो इसका मतलब है कि 200 में से 20%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 40। चूंकि इस क्लास की तादाद को भी कैलकुलेशन के लिए ऐड किया गया है, तो जरूरी है कि इनमें से भी होंगे फेल? नहीं,
ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन है। अब तादाद निकल आई 40, हो सकता है सारे ही उस सेक्शन में से हो, इसमें से कोई भी ना हो। तो फार्मूले में 100 + 100 करके 20% लगाने का ये मतलब थोड़ी है कि इसमें से भी लाजमी होंगे, वो तो टोटल करना था बस। तो ये टोटलिंग में शामिल किया था, इसलिए ओपनिंग को ये, वरना अगर ओपनिंग में से भी लॉसेस लेना शुरू कर दें तो ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ओपनिंग वाले निकल गए साफ सुथरे, उनमें नुकसान नहीं हुआ। टोटल में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें से भी नुकसान है, ये तो सिर्फ टोटल फॉर कैलकुलेशन था। इनमें से इतने, क्या पता है सारे इसमें से हो, नहीं इसमें से तो नहीं है ना, ये तो नेगेटिव है। तो ये सिर्फ टोटल का शामिल होना कैलकुलेशन के अंदर डज नॉट मीन कि इसमें से भी और इसमें से भी। तो इसलिए आसानी के लिए इनको पूरा ही मुकम्मल समझा जाता है कि इनमें से लॉस नहीं है, सब इन्हीं में से है। यानी कैलकुलेशन की आसानी के लिए ये अज्यूम किया जाता है। ओके है? चलें बस ये ईपी पूरा कर लूं, बाकी इसको मैं कल करता हूं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल में टू जो इंस्पेक्शन स्टेज होती है वही इस एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है। 19 जी दबा दो। ये यूनिट्स की कैलकुलेशन, ईपी में कोई कैलकुलेशन में मसला, इसमें अगर किसी को मसला है ना तो वो है उन 20% में से। ना बनाए, चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।